अगर आपने आज तक कोई भी वेब सीरीज देखी है तो आपने नेटफ्लिक्स का नाम तो जरूर सुना होगा। नेटफ्लिक्स आज सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में एक नंबर 1 OTT प्लेटफॉर्म है। अब हो भी क्यों ना, इसके कंटेंट और UI है ही इतना अच्छा। बात करने वाले हैं आज की वीडियो में नेटफ्लिक्स के बारे में और देखते हैं क्या कुछ सीखने को मिलता है नेटफ्लिक्स से। But in 2022 they did, and chances are things could get worse from their friend's Netflix account. Basically, नेटफ्लिक्स के बारे में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताऊं तो ये है कि नेटफ्लिक्स गूगल और याहू से भी पुराना है। स्टार्टिंग में नेटफ्लिक्स एक DVD रेंटल सर्विस प्रोवाइड करवाता था और नेटफ्लिक्स अपने आप को ब्लॉकबस्टर को सेल करना चाहता था, बट उस वक्त ब्लॉकबस्टर ने नेटफ्लिक्स को परचेज करने से मना कर दिया। इसके बारे में आगे थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे। एज ऑलवेज टाइम हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज ब्लॉकबस्टर बैंकरप्ट हो चुकी है और दूसरी ओर बात करें नेटफ्लिक्स जो आज की डेट में $20 बिलियन की कंपनी है। चलिए थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं। बैक इन 1997 जब नेटफ्लिक्स की शुरुआत होती है बाय रीड हेस्टिंग एंड मार्क रैंडोल्फ के द्वारा स्कॉट वैली कैलिफोर्निया में, जेफ बेजोस ने उस वक्त ऑनलाइन बुक सेलिंग का बिजनेस शुरू किया था। पहला इंटरनेट बिजनेस था। इसको देखने के बाद मार्क रैंडोल्फ ने डिसाइड किया कि यार जो भी करना है अब ऑनलाइन ही करना है, बट अनफॉर्चुनेटली उनके पास कोई आइडिया नहीं था कि अगर स्टार्ट करें तो कहां से करें। तो मार्क जहां भी जाते एक नोटबुक हमेशा अपने साथ रखते और उन्हें जैसे ही कोई आइडिया आता वो नोटबुक में लिख लेते थे और उसके बाद वो अपने आइडिया को अपने फ्रेंड रीड हेस्टिंग के साथ शेयर करते थे। हालांकि उस दौरान मार्क ने काफी सारे छोटे बिजनेस और सर्विसेज भी स्टार्ट किया, बट उनको वो किक नहीं मिली जिसकी वो तलाश कर रहे थे। ऐसे ही वो आइडिया अपने फ्रेंड रीड हेस्टिंग को शेयर करते और रीड हेस्टिंग उन आइडिया को रिजेक्ट कर देते थे कि नहीं भाई दम नहीं है इस आइडिया में, एज यूजुअल जैसे कि हम भी अपने फ्रेंड्स के साथ करते हैं कई बार। और एक दिन मार्क रैंडोल्फ कहते हैं कि वीडियो टेप का बिजनेस कैसा रहेगा। ये फर्स्ट आइडिया था जो रीड हेस्टिंग को भी पसंद आया, बट मार्क को ये आइडिया ऐसे ही नहीं आया था। एक बार VHS रेंटल कंपनी ब्लॉकबस्टर ने मार्क रैंडोल्फ से $40 चार्ज किए थे VHS को लेट रिटर्न करने के नाम पर, जब उन्होंने अपोलो 13 मूवी के टेप को लेट रिटर्न किया था। और यहीं से मार्क रैंडोल्फ और रीड हेस्टिंग का आइडिया आता है DVD रेंटल और DVD बाय मेल का आइडिया, जो लेट फीस को भी खत्म करे और कस्टमर सिलेक्शन भी वाइड हो। बट अगेन कोई भी आइडिया एग्जीक्यूट करना इतना भी आसान नहीं होता। जैसे कि आप जानते हैं कि उस वक्त VHS बेसिकली VCR है। अगर आप 90s के टाइम पे हो तो जाहिर सी बात है आपने VCR जरूर देखा होगा। कुछ इस तरह की टेप होती थी वो, जो एज कम्पेयर टू DVD काफी कॉस्टली भी था। और अगर आप इसे कोरियर से पोस्ट करते हो तो काफी खर्च भी आता है और साथ में रास्ते में डैमेज के चांसेस भी हैं। तो वीडियो रेंटल का प्लान यहीं पर डिले हो जाता है। बट देश में मार्क रैंडोल्फ को एक नई टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलता है जिसका नाम है DVD और VHS का कंपैरिजन मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप जानते ही हैं। अब रीड हेस्टिंग और मार्क को यहीं से आता है आइडिया DVD रेंटल बिजनेस का, क्योंकि DVD एज कम्पेयर टू VHS काफी लो थी कॉस्ट में। दूसरा पोस्टेज सेंड करने में भी सिर्फ 32 सेंट आते थे। तो दूसरी ओर टेक्नोलॉजी नहीं थी तो अभी तक किसी ने ये बिजनेस शुरू भी नहीं किया था। बट पॉइंट की बात यह है कि रीड हेस्टिंग और मार्क रैंडोल्फ ने दोनों में से किसी ने भी अभी तक DVD को देखा ही नहीं था इन प्रैक्टिकली, क्योंकि उस वक्त DVD सिर्फ जापान में ही अवेलेबल थी और दूसरा बहुत ही कम कंटेंट, सिर्फ 800 के करीब ही DVD अवेलेबल थी। मार्क और रीड का आइडिया बिल्कुल सिंपल था और वहां से जो भी ऑर्डर उन्हें आएगा उन्हें वो DVD रेंट पर देंगे और पोस्ट करेंगे। और इसके साथ ही मार्क और रीड हर वो कंटेंट अपने पास रखना चाहते थे जिसकी मार्केट में जरूरत है। तो यहां से दोनों अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं काफी कम बजट से। इवन मार्क के पास तो खुद के पैसे भी नहीं थे, पर वो अपनी मां से उधार लेते हैं। और इन 1918 की शुरुआत में ही शुरू होता है नेटफ्लिक्स, कुछ पुराने ओल्ड फर्नीचर के साथ और एक छोटी सी टीम के साथ। शुरुआत में एक टीम कुछ नाम सजेस्ट करती है जैसे कि किबल, डायरेक्ट फिक्स, नाउ शोइंग, लूना, सिनेमा सेंटर, नेटपिक्स, वीडियो पिक्स, बट एट लास्ट टीम मिलकर डिसाइड करती है नेटफ्लिक्स। नाम बिल्कुल सिंपल था और कंपनी के काम पर भी डायरेक्ट फोकस करता था। मूवीज ओवर द नेट इंटरनेट और फ्लिक्स मूवीज। एज यूजुअल जैसे नए स्टार्टअप के सामने चैलेंजेस होते हैं, ठीक इनके सामने भी थे, जैसे कि हाई पोस्ट कॉस्ट, लिमिटेड सिलेक्शन और साथ ही एक वेल एस्टेब्लिश कंपनी ब्लॉकबस्टर के सामने कंपटीशन। नेटफ्लिक्स वेबसाइट पर सबसे पहले ऑर्डर खुद मार्क और रैंडोल्फ ने किया था। ऑस्ट्रियन द आर्ट ऑफ लिसनिंग एक डॉक्यूमेंट्री मूवी थी और पहले कस्टमर कौन था इसका पता नहीं है, बट पहली DVD थी फॉलिंग इन लव। और एट द स्टार्टिंग बिजनेस में प्रॉब्लम थी, बट उनका बिजनेस धीरे धीरे ग्रो करने लगा और टीम ने ज़्यादा वर्क किया और वेबसाइट पर कस्टमर रिव्यू और कमेंट का भी ऑप्शन ऐड कर दिया गया ताकि उन्हें पता लगता रहे कि कस्टमर किस चीज़ पर ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं, उन्हें क्या चाहिए। बट हमेशा सब कुछ अच्छा थोड़ी ना चलता है।
नेटफ्लिक्स वेबसाइट की जब शुरुआत हुई तो शुरुआत में ही उन्हें काफ़ी सारे क्रैशेस, स्लो स्पीड, टेक्निकल इशू का सामना करना पड़ा। सिर्फ ओवरलोड की वजह से नेटफ्लिक्स काफ़ी पॉपुलर हो चुकी थी और काफ़ी कम टाइम में लोगों के बीच इसने एक पॉपुलैरिटी पा ली थी। कंपनी ने इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया। उसके बाद नेटफ्लिक्स ने टेक्नोलॉजी में काफ़ी हैवीली इन्वेस्ट किया, नए सॉफ्टवेयर इंजीनियर हायर किए, बैकएंड के लिए काम किया और उसके बाद वेबसाइट में कुछ और ऑप्शन इंक्लूड किए गए जैसे कि जेनरा, व्यूइंग हैबिट्स, रेटिंग, प्रोफाइल, रेंटल ऑप्शन, प्राइसिंग प्लान एक्सेट्रा। नेटफ्लिक्स रेंटल मॉडल एंड रिवेन्यू। साल खत्म होते होते नेटफ्लिक्स ने अराउंड $94,000 तक का रिवेन्यू जनरेट कर लिया था। नेटफ्लिक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया था डीवीडी रेंटल का, बट नेटफ्लिक्स की सिर्फ $1,000 अर्निंग होती है सिर्फ रेंटल बिजनेस से, जो कि रीड और हेस्टिंग मार्क नहीं चाहते थे। उस वक्त एक डीवीडी को परचेज करने की कीमत होती थी $25 और रेंट पर लेने की सिर्फ $4। डीवीडी को रेंट पर देना एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल था क्योंकि मार्क और रीड एक ही डीवीडी को मल्टीपल टाइम सेल कर सकते थे और ये भी जानते थे कि अगर वो ऐसा ही डीवीडी सेल करते रहे तो थोड़े ही टाइम में ये एक कमोडिटी की तरह होगी और अदर कंपनीज भी सेल शुरू कर सकती है। और शुरुआत में जो इतनी डीवीडी सेल हुई उसका सिंपल सा फंडा था, सिंपल सा रीजन था, उस वक्त मार्केट में कोई कॉम्पिटिटर मौजूद नहीं था। अभी इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करना था इस पर मार्क और रैंडॉल्फ विचार कर ही रहे थे कि उसी वक्त उन्हें कॉल आती है अमेज़न के CEO जेफ बेजोस की और वो चाहते थे कि मार्क और रीड उनके साथ एक मीटिंग करें। जेफ बहुत ही तेज व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। ऑनलाइन डीवीडी सेलिंग और रेंटल का बिजनेस बहुत चलने वाला है, एटलीस्ट 10 साल तक तो ये कहीं नहीं जानता, ये बेजोस जानते थे। दैट्स वाई जेफ बेजोस 14 मिलियन का ऑफर देते हैं मार्क और रीड को कि नेटफ्लिक्स को सेल कर दे उन्हें, बट मार्क और रीड इस ऑफर को डिक्लाइन कर देते हैं। पहला तो उन्हें प्राइसिंग पसंद नहीं आती क्योंकि वो इस प्राइस पर सेल नहीं करना चाहते, दूसरा वो सेल ही नहीं करना चाहते थे, वो खुद इसे बिजनेस को आगे लेके जाना चाहते थे। बिकॉज मार्क और रीड भी ये अच्छी तरह जानते थे कि ये बिजनेस ग्रो करेगा, पर मार्क और रीड को इस बात का भी पता था कि अगर उन्होंने बेजोस को कंपनी सेल नहीं करी तो जल्द ही उन्हें मार्केट में उनका एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर देखने को मिलेगा जो खुद अमेज़न होगा। और अमेज़न उस टाइम पर बहुत बड़ी कंपनी थी और अमेज़न को नेटफ्लिक्स को बीट करने में कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद नेटफ्लिक्स ने दिमाग लगाया कि उनका असली बिजनेस है डीवीडी को रेंट पर देना, ना कि सेल करना। हालांकि उनकी इनकम का 95% डीवीडी सेल से आ रहा था और रेंटल और सेल दोनों अलग अलग एंटिटी थी। तो फाइनली मार्क और रीड एक नए डिसीजन पर पहुंचे हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ रेंटल का काम करेंगे। तो यहाँ पर नेटफ्लिक्स डील करता है अमेज़न से कि अगर कोई भी कस्टमर डीवीडी खरीदना चाहता है तो उन्हें रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा अमेज़न की साइट पर और उसके रिटर्न में अमेज़न नेटफ्लिक्स की एडवर्टाइजमेंट करेगा। अगर कोई रेंट पर भी लेना चाहता है तो उन्हें नेटफ्लिक्स की साइट पर रीडायरेक्ट करेगा। तो अब यहाँ पर वही कहावत आती है, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। मार्क और रीड नेटफ्लिक्स को सेल भी नहीं करना चाहते थे और अमेज़न के साथ इनकी डायरेक्ट पार्टनरशिप भी हो गई और अमेज़न के लिए अब मार्क और रीड को सिर्फ और सिर्फ अपने रेंटल बिजनेस पर ही फोकस करना था। डील विद तोशिबा एंड सोनी। रेंटल डीवीडी बिजनेस को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए मार्क और रीड डील करते हैं उस वक्त के सबसे बड़े डीवीडी प्लेयर तोशिबा और सोनी के साथ। प्लान बिल्कुल सिंपल था, तोशिबा और सोनी के प्लेयर एक यूनिक सीरियल नंबर के साथ आने वाले थे और जैसे ही कोई कस्टमर डीवीडी प्लेयर परचेज करेगा और जहां उन्हें मिलेगा नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन बेस, उन्हें नेटफ्लिक्स की वेबसाइट पर जाना और जो सीरियल नंबर उस डीवीडी प्लेयर पर होगा उसे एंटर करना और आपको मिलेगी 3 डीवीडी फ्री। ऐसा नेटफ्लिक्स ने कहा था, बट यहाँ पर सोनी चाहता था कि 3 नहीं 10 डीवीडी मिले और नेटफ्लिक्स के पास उस वक्त कोई ऑप्शन नहीं था, उन्हें उनकी बात माननी पड़ी और उस वक्त इस चीज को नाम दिया गया कस्टम फ्लिक्स। अब मार्क और रीड चाहते थे कि ज़्यादा पेड कस्टमर जुड़े जो डीवीडी रेंट पे ले, बट हुआ उल्टा, कस्टमर डीवीडी प्लेयर लेते, सीरियल नंबर डालते, 10 डीवीडी लेते और वापस ही नहीं करते थे। दूसरा ये भी था कि नई डीवीडी प्लेयर पर सीरियल नंबर बाहर ही लिखा होता था। दैट्स वाई काफी सारे कस्टमर बिना डीवीडी प्लेयर परचेज किए ही डीवीडी ऑर्डर कर पा रहे थे सेम एड्रेस पर, वो भी मल्टीपल टाइम। तो अब यहाँ पर ये प्लान भी फेल रहा है। मार्क और रीड ने अब सोचा कि यार कुछ अलग करना पड़ेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, ये तो एक प्रॉब्लम थी ही, उसके अलावा एक प्रॉब्लम ये भी थी कि कस्टमर डीवीडी ऑर्डर करता है, फिर बाय द पोस्ट वो डीवीडी कस्टमर के पास जाती है और डीवीडी देखने के बाद कस्टमर उसको वापस पोस्ट करता है, जिसमें काफी टाइम खराब होता था। अब इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए उन्होंने क्या किया कि अपनी वेबसाइट पर रेटिंग ऑप्शन दे दिया कि जिस भी मूवीज की रेटिंग सबसे ज्यादा होगी उसका स्टॉक फुल रखा जाएगा और थोड़ा सा भी डिले नहीं होने दिया जाएगा कस्टमर को। बिल क्लिंटन एंड मोनिका अफेयर। अब मार्क और रीड ने देख लिया था कि सिर्फ डीवीडी वाले ऑप्शन से कुछ नहीं होने वाला भाई, और उसी वक्त कांग्रेस जारी करती है बिल क्लिंटन ग्रैंड जूरी टेस्टिमनी, जहां पर वो बातें करती हैं अपने अफेयर की मोनिका लेसेंकी के बारे में। और ये एक ऐसा मोमेंट था जिसे हर कोई देखना चाहता था। अब और यहाँ पर रीड और मार्क लगाते हैं अपना शैतानी दिमाग, वो डिसाइड करते हैं कि इसकी वीडियो फुटेज को एक डीवीडी फुटेज में कन्वर्ट किया जाए। वेल, ऐसा किया भी जाता है और इसके बहुत ज़्यादा डिमांड भी बढ़ती है, बट फॉर सम रीज़न काफ़ी सारे यूज़र को अडल्ट डीवीडी सेंड हो जाती है क्योंकि वो बिल क्लिंटन की डिस्क में मिक्स हो जाती है और उसके बाद नेटफ्लिक्स को काफ़ी क्रिटिसाइज किया जाता है।
मार्क और रीड खुद सामने आकर इस गलती को एडमिट करते हैं कि हाँ उनसे गलती हुई है और इसके लिए वो अपोलाइज हैं और लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि जिनके पास भी अडल्ट मूवीज़ की DVD आई है कृपया हमें वापस कर दें। और अनफॉर्चुनेटली एक भी अडल्ट मूवीज़ की DVD वापस नहीं आती है। और जैसे कि आप जानते हैं नेटफ्लिक्स की DVD अमेजोन के थ्रू सेल होती थी, तो इस दौरान अमेजोन ने किसी भी रिटर्न को लेने से मना कर दिया और ये चीज़ मार्क और रीड को इतना परेशान कर दिया कि दोनों के बीच हो जाती है अनबन। रीड मार्क को क्रिटिसाइज करते हैं कि सिर्फ तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है, तुमने एक गलत डिसीजन लिया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रीड हेस्टिंग ने कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्ट किया था और मोस्ट ऑफ द टाइम मार्क एक्टिव रहते थे नेटफ्लिक्स में, तो मेनली सारा डिसीजन वही लेते थे। दैट्स वाई ये आर्गूमेंट होती है। और यहाँ पर रीड हेस्टिंग कहते हैं कि आई वॉन्ट टू बिकम द न्यू CEO ऑफ नेटफ्लिक्स। और ये बात मार्क को तोड़ कर रख देती है, क्योंकि मार्क सिर्फ उनके बिजनेस पार्टनर ही नहीं बल्कि एक अच्छे दोस्त भी थे। और जाहिर सी बात है एज ए ह्यूमन नेचर ऐसी सिचुएशन में किसी को भी गुस्सा आएगा और वो दुखी भी होगा। सेम थिंग मार्क के साथ भी होती है। बट सून आफ्टर मार्क रियलाइज रीड हेस्टिंग को कंपनी को रन करने का एक्सपीरियंस उनसे ज्यादा है और वो ये भी जानते थे टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री एज वेल एज इन्वेस्टर में भी काफी रेपुटेशन है। तो अब यहाँ सारा काम होता है रीड हेस्टिंग का, बट मार्क रैंडोल्फ हर बड़े डिसीजन में उनके साथ होते हैं। रीड हेस्टिंग का CEO बनने में सारी चीजें इतनी जल्दी फिक्स नहीं होने वाली थी, क्योंकि उनके पास कोई मैजिक नहीं था, टाइम तो उनको भी लगना था। साल का एंड था और CEO की कमान होती है रीड हेस्टिंग के हाथों में। और यहाँ होता है सबसे बड़ा चेंज, नेटफ्लिक्स लॉन्च करती है फर्स्ट DVD रेंटल सब्सक्रिप्शन सर्विस, जिसमें ना तो कोई लेट फीस का चक्कर था और ना ही DVD को कस्टमर को वापस करना था। नेटफ्लिक्स लाती है यहाँ पर 2 प्लान जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। फर्स्ट प्लान में आपको मिलते थे 4 रेंटल DVD ऑप्शन और सेकंड प्लान में आपको मिलते थे 6 DVD के ऑप्शन। मतलब कि 4 DVD आप अपने पास रख सकते हो। अगर आपको कोई नई DVD चाहिए तो उसकी जगह पर आपको नई DVD दे दी जाएगी। मतलब कि आपके कलेक्शन में 4 DVD रहेगी ही रहेगी अगर आप इनका प्लान लेते हो तो। इसके लिए यूजर को जस्ट नेटफ्लिक्स की साइट पर अपने आप को साइन अप करना था और सेलेक्ट करना था अपना डिजायर प्लान। अब नेटफ्लिक्स का ये सब्सक्रिप्शन प्लान काफी पॉपुलर हुआ, क्योंकि एक कस्टमर DVD को जितने दिन चाहे उतने दिन अपने पास रख सकता था, क्योंकि ना तो कोई लेट फीस थी ना रिटर्न चार्जेस थे और उनके कलेक्शन में हमेशा 4 DVD होती ही होती थी। नेटफ्लिक्स के इस सब्सक्रिप्शन प्लान ने ब्लॉकबस्टर को काफी टक्कर दी, जो अभी भी उसी पुरानी लेगेसी पर वर्क कर रही थी। इसके साथ ही नेटफ्लिक्स ने सिनेमैच एल्गोरिदम को भी अपनी वेबसाइट पर इंप्लीमेंट किया। इससे क्या होता था कि ये एल्गोरिदम कस्टमर की हेल्प करता था एक बेटर मूवी सर्च करने में, टीवी शो सर्च करने में, कस्टमर व्यूइंग हिस्ट्री, रेटिंग, पर्सनलाइजेशन, काफी सारी चीजें करता था। और ये सिनेमैच आगे चल के बहुत बड़ी हेल्प करता है, इवन आज भी कर रहा है। आगे बात करेंगे इसके बारे में। और इन सब का इफेक्ट ये हुआ कि नेटफ्लिक्स को मैसिव ग्रोथ देखने को मिली, जो रीड हेस्टिंग के CEO बनने के बाद हुई और इससे मार्क काफी खुश भी हुए। बट इन 2000 होता है फर्स्ट .com क्रैश। द .com क्रैश, हालांकि सब्सक्रिप्शन प्लान के बाद नेटफ्लिक्स बहुत तेजी से ग्रो कर रही थी, पर अभी वो ब्लॉकबस्टर के सामने काफी छोटी थी, एक चींटी के समान। ब्लॉकबस्टर DVD की दुनिया में एक डोमिनेटेड प्लेयर था विद 8,000 करोड़ एंड 800 मिलियन प्रॉफिट के साथ, जबकि ह्यूज ग्रोथ के बाद भी नेटफ्लिक्स का रेवेन्यू सिर्फ $5 मिलियन ही था। साल 2000 में होता फर्स्ट .com क्रैश, और क्रैश से पहले किसी भी .com बिजनेस में काफी अच्छी हैवी इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रही थी, पर जैसे ही फर्स्ट .com क्रैश आता है इन्वेस्टर पर पड़ता है नेगेटिव इफेक्ट। और कोई भी इन्वेस्टर जिस भी कंपनी के पीछे .com लगा होता था और उसमें इन्वेस्ट करने से डरने लगे। नतीजा ये हुआ कि .com जैसी वेबसाइट जैसे कि नेटफ्लिक्स उस वक्त स्ट्रगल कर रही थी, उन्हें फंड की कमी होने लगी। तो उस वक्त मार्क रैंडोल्फ और रीड हेस्टिंग ने डिसाइड किया कि वो किसी ना किसी तरह उनकी मीटिंग एक बार ब्लॉकबस्टर से हो जाए और ब्लॉकबस्टर नेटफ्लिक्स को एक्वायर कर ले। तो काफी सारे स्ट्रगल के बाद फाइनली उनकी मीटिंग होती है ब्लॉकबस्टर से, और ब्लॉकबस्टर मार्क रैंडोल्फ और रीड हेस्टिंग की सारी बातें केयरफुली सुनते हैं। बट एक इंटरव्यू में मार्क और रीड का कहना है कि ब्लॉकबस्टर इंटरेस्टेड ही नहीं था उनके सब्सक्रिप्शन बेस्ड नेटफ्लिक्स में। ब्लॉकबस्टर के CEO मार्क रैंडोल्फ से कहते हैं कि आप कितने में सेल करना चाहते हैं आप अपनी कंपनी को। इस पर रीड हेस्टिंग कहते हैं कि 15 मिलियन। बट यहाँ पर मार्क और रीड कहते हैं कि और इस प्राइस पर ब्लॉकबस्टर हंसना चाहता था, बट उनके चेहरे से साफ झलक रहा था कि वो अपनी हंसी को रोक रहे हैं, शायद वो हमारी कंपनी की वैल्यूएशन का मजाक उड़ा रहे थे। यहाँ पर ब्लॉकबस्टर की सोच सेम एज इट इज कोडैक जैसी थी, जो पुरानी लेगेसी पे ही वर्क कर रहा था और उसे चेंज नहीं करना चाहता था। जैसा आप सोच रहे हैं वैसे ही हुआ। मार्क और रीड एक निराशा के साथ वापस लौट आते हैं और पूरे रास्ते सिर्फ यही सोचते हैं कि आगे क्या करना है। ब्लॉकबस्टर बैंकरप्ट। नेटफ्लिक्स के सामने अब मुसीबतों का पहाड़ था, क्योंकि फंडिंग कहीं से आ नहीं रही थी। ब्लॉकबस्टर ने खरीदने से मना कर दिया। तो एज यूजुअल, जैसे कि मैंने पहले कहा था अपनी पुरानी वीडियो में, ले ऑफ वाली वीडियो में, कि जब भी कंपनी को कॉस्ट कटिंग करनी होती है तो ले ऑफ सबसे पहला और सबसे बड़ा ऑप्शन होता है। तो यहाँ पर नेटफ्लिक्स करते हैं ले ऑफ, सिर्फ जो काबिल और रिक्वायर्ड एम्प्लॉय हैं सिर्फ उन्हें ही रखते हैं, और ले ऑफ का कंपनी पर कोई खास फर्क भी नहीं पड़ता है, वैसे ही चलती रही जैसे पहले चल रही थी। और साल 2002 मई 23 को नेटफ्लिक्स लॉन्च करती है अपना फर्स्ट IPO।
नेटफ्लिक्स $5.5 मिलियन के शेयर इश्यूज करती है, जिसमें $15 पर ईच होता है। नेटफ्लिक्स के आईपीओ लॉन्च होते ही ब्लॉकबस्टर समझ जाता है कि अब कुछ अलग होने वाला है और इसके लिए हमें तैयार रहना होगा। और इन 2004 ब्लॉकबस्टर अपनी खुद की स्ट्रीमिंग वेबसाइट को लॉन्च करती है, सेम लाइक डीवीडी बाय मेल। नेटफ्लिक्स के सामने अब प्रॉब्लम और ज्यादा बड़ी हो चुकी है, क्योंकि ब्लॉकबस्टर अब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों फील्ड में काम कर रहा था। बट सेम इन 2004 ब्लॉकबस्टर इंटरनेट और सब्सक्रिप्शन वाली दुनिया में काफी लेट भी हो चुका था। दैट्स व्हाई अब की बार ब्लॉकबस्टर के सीईओ जॉन एंटिको खुद से नेटफ्लिक्स को 15 मिलियन में एक्वायर करना चाहते थे, बट इस बार मार्क और रीड खुद मना कर देते हैं। वेल, इसके बिहाफ पे नेटफ्लिक्स काफी सारी नई स्ट्रेटेजी यूज करता है, जैसे कि नेटफ्लिक्स में फ्रेंड, मूवी रिकमेंडेशन, सेलिंग डिस्काउंट, यूज डीवीडी, बैनर एडवर्टाइजमेंट, बाय मूवी राइट्स। बट अनफॉर्चुनेटली सारी चीजें बेकार रहती हैं। इसके बाद नेटफ्लिक्स सिर्फ और सिर्फ अपने कोर बिजनेस पे, यानी कि डीवीडी रेंटल सर्विस, जिसमें मूवीज और शो शामिल थे, सिर्फ उसी पर ही फोकस करता है और बाकी सारी चीजें छोड़ देता है। नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग, टाइम बढ़ता है, इंटरनेट की स्पीड बढ़ती है और इन 2007 नेटफ्लिक्स लॉन्च करती है अपनी पहली स्ट्रीमिंग सर्विस। और स्ट्रीमिंग सर्विस नेटफ्लिक्स के लिए गेम चेंजर होने वाला था। हालांकि स्ट्रीमिंग सर्विस अभी शुरू ही हुई थी एज यूजुअल, जैसे कि डीवीडी के केस में था। यहाँ पर सब्सक्रिप्शन में भी काफी लिमिटेड कंटेंट ही थे। सो दैट्स व्हाई डीवीडी रेंटल और स्ट्रीमिंग दोनों के साथ में रन किया गया। और मार्क और रीड इस बात को समझ चुके थे कि आने वाला टाइम स्ट्रीमिंग का है एज कम्पेयर टू डीवीडी। सो दैट्स व्हाई ज्यादा फोकस स्ट्रीमिंग की तरफ होता था। और इस टाइम कंपनी को एक बेनिफिट ये भी था कि उस वक्त कोई भी उनके कंपटीशन में नहीं था, इवन ब्लॉकबस्टर भी। नेटफ्लिक्स की स्ट्रीमिंग सर्विस और ज्यादा पॉपुलर हो जाती है जब फॉक्स, एनबीसी, यूनिवर्सल और डिज्नी के साथ पार्टनरशिप करती है। और स्टूडियो कंपनी के साथ पार्टनरशिप करने का मतलब था कि कंपनी को अब और ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलने वाली है। टाइम के साथ कंपनी ने खुद के कुछ ओरिजिनल कंटेंट भी निकाले, जैसे कि हाउस ऑफ द कार्ड्स। और आज की डेट में नेटफ्लिक्स के काफी सारे बड़े स्टूडियो के साथ भी पार्टनरशिप है, जैसे कि सोनी पिक्चर्स, वार्नर ब्रदर एंड पैरामाउंट। और उसके साथ ही नेटफ्लिक्स अपना खुद का ओरिजिनल कंटेंट तो बनाते ही है। आज की डेट की बात हो रही है, उस वक्त की नहीं। अब नेटफ्लिक्स को सिर्फ कंप्यूटर नहीं बल्कि स्मार्ट टीवी, मोबाइल, टैब, इन पर भी देखा जाने लगा। टीवी के लिए उस वक्त roku एक स्ट्रीमिंग सर्विस प्लेयर है, उसके साथ पार्टनरशिप की गई थी। इन 2010 कंपनी ने अपने आप को एक्सपेंड किया इंटरनेशनली। शुरुआत होती है कनाडा से, उसके बाद यूके, आयरलैंड, लैटिन अमेरिका। आज नेटफ्लिक्स वर्ल्ड वाइड 190 कंट्रीज में मौजूद है। हालांकि इंटरनेशनल अवेलेबल होने का मतलब है न्यू चैलेंजेस, जैसे कि कंट्री के अकॉर्डिंग कंटेंट अवेलेबल कराना। और जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि कंपनी अपने सिनेमैच एल्गोरिदम पर वर्क कर रही थी उस वक्त, और ये कंटिन्यूसली चल रहा था और इवन आज भी चल रहा है। और ये कस्टमर की हेल्प करती थी राइट मूवी को सिलेक्ट करने में। अब जहां पर नेटफ्लिक्स कुछ नया ला रहा था, अपने कस्टमर को नया एक्सपीरियंस देना चाह रहा था, वहीं पर ब्लॉकबस्टर सिर्फ और सिर्फ अपने पुराने कस्टमर को सर्विस देने की बजाय उनसे लेट फीस चार्ज कर रहा था। 7 डेज के अंदर अगर डीवीडी वापस नहीं होती, उसके बाद अब डीवीडी वापस करो या ना करो, डीवीडी के पैसे पूरे ही लगते थे। यूजुअली उन्होंने कस्टमर के एक्सपीरियंस की तरफ ध्यान नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट की तरफ ध्यान दिया। और हुआ क्या, इन 2010 ब्लॉकबस्टर अपने आप को दिवालिया घोषित कर देती है और 2013 में ब्लॉकबस्टर ने अपने सारे स्टोर कंप्लीटली बंद कर दिए। और ब्लॉकबस्टर के अंत होने की सबसे बड़ी वजह थी कि नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट ना करना। ब्लॉकबस्टर अपने पुराने मॉडल से ही पैसा कमाना चाहता था, उसमें ही बिजी था। और कंपनी ने कुछ गलत डिसीजन भी लिए, जैसे कि 2008 में सर्किट सिटी को परचेज करना। एक्चुअली ब्लॉकबस्टर अपने आप को डाइवर्सिफाई करना चाहता था एक नए होम एंटरटेनमेंट बिजनेस की तरफ। जिस स्ट्रीमिंग सर्विस को नेटफ्लिक्स ने 2007 में लॉन्च किया था, उसका आइडिया ब्लॉकबस्टर को 1919 में ही आ गया था। उनकी वेबसाइट से मूवी डाउनलोड करने का एक ऑप्शन दिया जाए, बट ब्लॉकबस्टर इस आइडिया को परस्यू कर देता है, क्योंकि ब्लॉकबस्टर उस वक्त अपने ट्रेडिशनल डीवीडी स्टोर से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा था। ये सेम ऐसा ही है, जब फर्स्ट टाइम एप्पल ने अपने आईफोन में नोच दिया था, तो उस वक्त एलजी ने कहा था कि ऐसा फ़ोन हमने पहले ही बना लिया, बट हमारी हिम्मत ही नहीं हुई लॉन्च करने की, क्योंकि उन्हें डर था कि कस्टमर इसे अडॉप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। और उसके साथ ही ब्लॉकबस्टर $1 बिलियन की कंपनी थी, पर सिर्फ $15 मिलियन में उन्होंने नेटफ्लिक्स को खरीदने से मना कर दिया है। बट ये कोई नई बात नहीं है, टेक इंडस्ट्री में आपको ऐसे काफ़ी सारे और भी ऑप्शन मिल जाएंगे, पास्ट में आप देखने को मिलेगा। नेटफ्लिक्स सिर्फ $10 में स्ट्रीमिंग और डीवीडी दोनों चीज़ अपने कस्टमर को प्रोवाइड करवा रहा था। बट इन 2011 नेटफ्लिक्स की स्ट्रीमिंग पॉपुलैरिटी को देखते हुए उन्होंने डिसाइड किया कि वे दोनों को सेपरेट करेंगे। डीवीडी के लिए अब एक नई वेबसाइट क्रिएट की जाएगी, क्विस्टर, जो कि सिर्फ डीवीडी के लिए होगी। अब उनकी 2 सेपरेट वेबसाइट होगी, सेपरेट अकाउंट बनाने पड़ेंगे लोगों को। यहाँ पर 2 अलग प्लान भी होंगे, ईच प्लान $8, यानी कि दोनों प्लान के लिए आपको $16 देने पड़ेंगे, जो कि 16% ज़्यादा था। बट इस नए क्विस्टर का यूजर पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ा। 1 मिलियन यूजर नेटफ्लिक्स ने लॉस कर दिए। रीड हस्टिंग ने खुद कैमरे के सामने आकर माफी मांगी, क्विस्टर को कंप्लीटली शट डाउन कर देते हैं, पर शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसके बाद नेटफ्लिक्स एक और बड़ा चेंज करते हैं और मैसिव सक्सेस मिलता है इन्हें, द ओरिजिनल कंटेंट। डीवीडी का बिजनेस पूरी तरह से बंद हो चुका था और नेटफ्लिक्स का पूरा फोकस अब सिर्फ और सिर्फ स्ट्रीमिंग पर था।
साउंड लाइक गुड्स, काम अच्छा चल रहा था, एक बड़े कॉम्पिटिटर ब्लॉकबस्टर को भी खत्म कर चुकी थी। बट नेटफ्लिक्स की चिंता अभी खत्म नहीं हुई थी, वो थी लाइसेंसिंग। जैसे कि आप जानते हैं कि नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग के लिए लाइसेंस परचेज करता था बड़े नेटवर्क से, बट प्रॉब्लम ये थी कि इन फ्यूचर अगर मीडिया क्रिएशन कंपनी का माइंड चेंज हो जाए और अगर कंपनी एग्रीमेंट को रद्द कर देती है, और दूसरी तरफ अब कुछ नए कॉम्पिटिटर भी उभर के सामने आ गए थे, जैसे कि हुलू, HBO भी स्ट्रीमिंग सर्विस देना शुरू कर चुका था। ऐसे में मीडिया लाइसेंसिंग कंपनी कभी भी किसी दूसरी तरफ भी जा सकती थी अगर उन्हें नेटफ्लिक्स से ज़्यादा पैसा मिले तो। वैसे भी लाइसेंस होल्डर को पता था कि ब्लॉकबस्टर और DVD के खत्म होने के बाद नेटफ्लिक्स अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रही थी, दैट्स व्हाई उन्होंने अपने प्राइस भी बढ़ा दिए थे। तो अब इसका सिंपल सा सोल्यूशन क्या था कि नेटफ्लिक्स के लिए कि क्रिएट किया जाए अपना ओरिजिनल कंटेंट। तो मार्क और रीड फाइनली डिसाइड करते हैं कि अपने नेटफ्लिक्स पर ओरिजिनल कंटेंट भी देंगे। बट अब ये सुनने में तो आसान लग रहा था, बट इन रियल लाइफ इतना आसान था भी नहीं, क्योंकि आप कंटेंट खुद बनाएं या फिर लाइसेंस से लें, पैसे आपको यूजर से उतने ही मिलने वाले थे। फाइनली मार्क और रीड एक रिस्क उठा लेते हैं, चल यार देखा जाएगा जो होगा, और वो एक शो क्रिएट करते हैं जिसका नाम था हाउस ऑफ द कार्ड, जिसे बनाने में लगते हैं अराउंड $100 मिलियन। हाउस ऑफ द कार्ड एक पॉलिटिकल ड्रामा सीरीज थी, नेटफ्लिक्स पर 2013 में रिलीज किया गया था। नेटफ्लिक्स का एक खुद का ओरिजिनल कंटेंट था और इससे नेटफ्लिक्स को ह्यूज ग्रोथ देखने को मिली, और उसके साथ ही ये शो काफ़ी पॉपुलर भी हुआ। और इसके बाद कुछ और नए शो भी इंट्रोड्यूस किए गए, जैसे कि स्ट्रेंजर थिंग, नार्कोस, ऑरेंज इन द न्यू ब्लैक, द क्राउन, और इसके साथ ही हाई एंड बजट मूवी जैसे कि आयरिशमैन, जिसमें करीब 150 या 200 मिलियन लगे थे इनके। और एक रिपोर्ट की माने तो नेटफ्लिक्स ने अराउंड $17 बिलियन खर्च किए हैं ओरिजिनल कंटेंट बनाने में। नेटफ्लिक्स वर्क कल्चर, नेटफ्लिक्स के वर्क कल्चर को लेकर एक ये कहावत भी है, यहाँ पर काम करना दूसरी कंपनी काम करने के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपके आवर्स ही काउंट नहीं होते हैं, बल्कि यहाँ पर देखा जाता है कि आप कितने काबिल हो, कितने क्रिएटिव हो। नेटफ्लिक्स का मानना है कि एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर सकती है। मतलब कि अगर आपकी टीम में एक ऐसा एम्प्लॉय है जो लेजी है, नेगेटिव थॉट वाला है, वो सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि दूसरों का भी काम खराब करेगा। ठीक अगर उसी का रिवर्स कर दिया जाए तो सेम एज इट इज नेटफ्लिक्स करती है। सो दैट्स व्हाई नेटफ्लिक्स अपने एम्प्लॉय को काफ़ी हाई सैलरी भी पेड करती है। टाइम हमेशा एक जैसा नहीं रहता, अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। नेटफ्लिक्स ने इससे पहले भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस किया, बट इस बार प्रॉब्लम छोटी नहीं थी, और ना ही नेटफ्लिक्स इसे सॉर्ट आउट कर पा रहा था, बिकॉज अब कॉम्पिटिटर थे न्यू स्ट्रीमिंग प्लेयर। पहली बात तो ये कि अब जो भी मीडिया क्रिएशन कंपनी कंटेंट बना रही थी वो चाहती थी कि स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म भी खुद बनाया जाए। यहाँ तक तो ठीक था, बट आज की डेट में नेटफ्लिक्स को डायरेक्ट टक्कर मिल रही है कुछ जायंट कंपनी से, जैसे कि एप्पल TV प्लस, Amazon प्राइम, HBO मैक्स, हॉटस्टार, डिज्नी, और उसके साथ ही डिज्नी प्लस। बता दूं कि डिज्नी प्लस के पास स्टार वॉर्स और मार्वल की ओरिजिनल फ्रेंचाइजी है जो काफ़ी पॉपुलर है। बोथ आर मेकिंग ओरिजिनल कंटेंट एज वेल एज स्ट्रीमिंग। दूसरा ये भी है कि एज कम्पेयर टू 2011 अब लाइसेंस भी काफ़ी चीपर हो चुका है। अब कंज्यूमर का क्या है कि अब वो कभी भी किसी भी वक्त दूसरे प्लेटफॉर्म पर स्विच कर सकता है। लाइक द मी, मैं बहुत बार खुद नेटफ्लिक्स से प्राइम और हॉटस्टार पर स्विच करता हूँ। जैसे कि मैंने कहा था कि अब कंटेंट क्रिएटर जो बड़े प्लेटफॉर्म थे, जो खुद का कंटेंट बनाते थे, अब वो खुद भी स्ट्रीमिंग करने लगे, जैसे कि HBO मैक्स, डिज्नी जो खुद का बनाने लगे, और उससे कंपनी को काफ़ी लॉस हुआ। पैंडेमिक, नेटफ्लिक्स भी उन्हीं कंपनी में से एक है जिन्हें पैंडेमिक में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, क्योंकि लोगों के पास काम धंधा था नहीं, बिल्ले बैठे रहते थे, और वहाँ पर वो देखते हैं सिर्फ नेटफ्लिक्स, और साल 2020 में इन्हें मैसिव ग्रोथ देखने को मिलती है। इन द हिस्ट्री फर्स्ट टाइम नेटफ्लिक्स अनाउंस करती है कि उन्हें $15 बिलियन का नुकसान हुआ है, और इसके साथ ही उनके स्टॉक के प्राइस अराउंड 40% तक डाउन जा चुके होते हैं। और इस पर मार्क और रीड ने यह भी कहा था कि ऐसा सिर्फ और सिर्फ ग्रेट कंपटीशन की वजह से हो रहा है। पासवर्ड शेयरिंग, नेटफ्लिक्स कुछ नया करना चाहता था, तो इस बार नेटफ्लिक्स ने इंट्रोड्यूस किया न्यू पासवर्ड शेयरिंग फीचर। अब पासवर्ड शेयरिंग क्या है, बेसिकली क्या है, एक प्राइमरी अकाउंट होल्डर एक नया गेस्ट अकाउंट क्रिएट कर सकता है अपने किसी भी फ्रेंड और रिलेटिव्स के लिए, और उनके साथ उन्हें शेयर कर सकता है विद लिमिटेड एक्सेस। आपको कोई ज़रूरत नहीं है अपने प्राइमरी अकाउंट का पासवर्ड शेयर करने की। अब कुछ लोगों को ये फीचर पसंद भी आया, कुछ लोगों को नहीं। प्लान प्राइस एज कम्पेयर टू मार्केट, इवन आज भी नेटफ्लिक्स का आप कोई भी प्लान ले लीजिए, जब आप कंपेयर करेंगे उन्हें अदर स्ट्रीमिंग सर्विसेज जैसे कि प्राइम, तो उससे इनका प्लान काफ़ी महंगा है। एडिशनली अभी कुछ टाइम पहले नेटफ्लिक्स ने अपने प्लान का प्राइस इंक्रीज किया था, जिसे लोगों ने काफ़ी क्रिटिसाइज किया था। इसके बाद नेटफ्लिक्स एक और प्लान लेके आया, एड वाला प्लान, जिसका रेट ऑब्वियसली कम भी था। अब लोगों का कहना था कि नाउ नेटफ्लिक्स रन सेम एज ब्लॉकबस्टर। काफ़ी पॉपुलर कंटेंट नेटफ्लिक्स से जा चुके थे, प्लान का प्राइस इंक्रीज हो रहा था, और उसके साथ ही ऐड वाला ऑप्शन भी दे दिया गया था, यानी कि अब वो ऐड भी चलाना चाहते थे। द स्ट्रीमिंग वॉर, इंटरनेशनल लेवल पर देखा जाता है नेटफ्लिक्स के सामने काफ़ी बड़े पॉपुलर कॉम्पिटिटर थे, जैसे कि Amazon प्राइम, HBO मैक्स, एप्पल TV, हुलू, और इंडिया में बात करें तो Amazon प्राइम, हॉटस्टार, डिज्नी, सोनी लिव, ऑलमोस्ट हर कंपनी अपना खुद का ओरिजिनल कंटेंट बना रही है।
द पावर ऑफ नेटफ्लिक्स ऑन पेपर बेसिकली 2022 में लॉस हुआ, बट इन रियलिटी ऐसा नहीं है। पेंडेमिक में टेक कंपनी और स्ट्रीमिंग को काफ़ी मैसिव ग्रोथ देखने को मिली थी, तो कॉमन सी बात है वो ग्रोथ एक्चुअल लेवल पर तो आनी ही थी। $15 बिलियन का लॉस का होना, ये भी एक सब्सक्राइबर बेस का गिरना जो कि हर कंपनी के साथ हुआ है पेंडेमिक के बाद, और इसके साथ ही 2022 के एंड से रिसेशन शुरू हो चुका है। तो नेटफ्लिक्स पे ये कोई पहली बार नहीं है, नेटफ्लिक्स इससे पहले भी ऐसी प्रॉब्लम को फेस कर चुका है। मार्क और रीड खुद भी मानते हैं कि कंपटीशन है, डिक्लाइन भी देखने को मिली है, बट ये किसी भी कंपनी के लिए एक पार्ट है। कंपटीशन तो बढ़ेगा, पॉइंट ये है कि हम ओरिजिनल कंटेंट कैसे बना सकते हैं ताकि हम कंपटीशन को बीट कर सकें और मार्केट में बने रह सकें। वेल जो भी हो, भले ही नेटफ्लिक्स का प्लान महंगा हो, बट इनका यूआई और इनके कंटेंट बहुत अच्छे हैं। इन रियलिटी में खुद बोलता हूँ, मैंने यूज किया हुआ है एज कम्पेयर टू अमेजोन प्राइम और हॉटस्टार, काफ़ी यूनिक और बढ़िया कंटेंट है इनके, बट प्लान महंगे हैं यार। लेसन देखिए हमें यहाँ पर क्या सीखने को मिलता है। सबसे पहले तो वो सीखने को मिलता है ब्लॉकबस्टर से, जिन्होंने नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया, वो पुरानी ट्रेडिशनल चीज़ों से ही प्रॉफिट कमाने में बिजी थे, उन्होंने नई चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दिया। जैसा कि सेम एज इट इज़ नोकिया और कोडेक ने भी कुछ ऐसा ही किया था। मैं अगर आज का एग्जांपल दूं, गूगल अगर आज की डेट में एआई को अडॉप्ट नहीं करता तो आप क्या देखते हैं आने वाले 3-4 साल में? मे भी 2025 में वजूद ही ना रहे गूगल का, अगर वो एआई को अडॉप्ट नहीं करता तो। दूसरा लेसन मिलता है पार्टनर विद योर कॉम्पिटिटर। जैसे कि आप जानते हैं कि जेफ बेजोस नेटफ्लिक्स को खरीदना चाहते थे और मार्क और रीड को पता था कि ये बहुत ही तगड़ा कॉम्पिटिटर है इनका, अगर इसके साथ इनको सेल नहीं किया तो एक ऐसा मैसिव प्लेयर देखने को मिलेगा उन्हें जिसे वो बीट भी नहीं कर सकते। और जेफ बेजोस एक बहुत ही तेज आदमी थे, तो उसके हल क्या निकालते हैं कि वो उसके साथ पार्टनरशिप भी कर लेते हैं और उनका फ्रेंड भी बन जाते हैं और उनका भी काम चलता रहता है और उनका भी चलता रहता है। फोकस ओनली वन थिंग्स। वीडियो अगर आपने पूरी देखी हो तो आपको ये सीखने को मिला होगा कि जब ब्लॉकबस्टर अपनी वेबसाइट लॉन्च करती हैं तो उस वक्त वो काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें करते हैं, फ्रेंड शेयरिंग, रेटिंग, कुछ अलग अलग चीज़ें डेवलप करती हैं, पुरानी डीवीडी को बेचना, बट कोई भी चीज़ वर्क नहीं करती और फाइनली वो डिसाइड करते हैं कि यार रेंटल पर ही वर्क करेंगे, देखा जाएगा जो होगा, सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस करते हैं। कीप चेंज एंड इम्प्रूव एंड वॉच फ्यूचर। अगर आपने वीडियो पूरी देखी है ना, ये तो आपने देख ही लिया होगा नेटफ्लिक्स ने किस तरह से अपने आप को चेंज किया था, किस तरह से उन्हें कैसे कैसे प्रॉब्लम आई और अपने आप को कैसे खड़ा रखा। फ्यूचर को वो पहले ही देख चुके थे कि आने वाला फ्यूचर क्या है। उन्हें इतना विश्वास था कि ये डीवीडी रेंटल सर्विस आने वाले 10 साल तक कहीं नहीं जाने वाली। सेम वही हुआ। 2007 में उन्हें पता लग चुका था कि जो भी है अब स्ट्रीमिंग ही आगे वर्क करेगी। दैट्स लाइक सेम थिंग। जैसे कि हम जानते हैं कि 2030 तक एआई काफ़ी पॉपुलर होने वाला और एआई की वजह से काफ़ी जॉब जाने भी वाली है। तो दोस्तों आपको वीडियो जानकारी कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।